सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर। नरूर गांव में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के बीच मनाएंगे 68वां जन्मदिन। कल वाराणसी में करेंगे 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। भारत में सरकार के सुधारवादी कदमों से हो रहा है समावेशी समाज का निर्माण। माल्टा में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का भारतीय समुदाय को संबोधन। दोनों देशों के मजबूत रिश्तों के लिए भारतीयों के योगदान को सराहा। माल्टा की राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता आज। जम्मू कश्मीर में 9 चरणों में होगा पंचायत चुनाव। 17 नवंबर को डाले जाएंगे पहले चरण के वोट। 11 दिसंबर को आखिरी चरण का मतदान। राज्य में 2011 के बाद हो रहे हैं पंचायत चुनाव। इसरो ने ब्रिटेन के 2 उपग्रहों के साथ PSLV C-42 का किया सफल प्रक्षेपण। वन मानचित्रण, संसाधनों का सर्वेक्षण, पर्यावरण निगरानी और आपदा स्थिति की जानकारी जुटाने में होगा इस्तेमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को दी बधाई। अंतरिक्ष व्यापार प्रतिस्पर्धा में बताया भारत की शक्ति का प्रदर्शन। और तुर्की में आयोजित अहमद कोमर टूर्नामेंट में भारतीय महिला मुक्केबाजों का दमदार प्रदर्शन। 48, 64 और 81 किलोग्राम भार वर्ग में मोनिका, सिमरनजीत और भाग्यवती ने जड़ा गोल्डन पंच। 57 किलोग्राम भार वर्ग में सोनिया लाठर को कांस्य पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 68वां जन्मदिन है और इस मौके पर वो आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री लगभग 500 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आज दोपहर वाराणसी पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे नरूर गांव के लिए रवाना होंगे, जहां प्राथमिक विद्यालय में स्कूली बच्चों से वो मुलाकात करेंगे। इस स्कूल का संचालन एक गैर लाभकारी संगठन रूम टू रीड की मदद से किया जा रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री वाराणसी में ही DLW परिसर में काशी विद्यापीठ के छात्रों और उनकी तरफ से सहायता प्राप्त बच्चों के साथ मुलाकात करेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा उनमें पुरानी काशी के लिए समेकित विद्युत विकास योजना और BHU में एक अटल इंक्यूबेशन सेंटर शामिल है। वहीं परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा उनमें BHU का रीजनल ऑप्थेल्मोलॉजी सेंटर भी शामिल है। प्रधानमंत्री कल BHU के एम्फी थिएटर मैदान जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 68वें जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि पूर्ण समर्पण के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए अथक परिश्रम करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति ने ईश्वर से प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना की ताकि वो देश की सेवा करते रहें। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्विटर पर प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी है। बीजेपी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को खास तरीके से मनाने की तैयारी की है। इस मौके पर बीजेपी आज से एक हफ्ते तक 20,000 जगहों पर सामाजिक सेवा से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन करेगी, जो 25 सितंबर को पार्टी के प्रमुख विचारक दीनदयाल उपाध्याय की जयंती तक जारी रहेगा। एक हफ्ते तक चलने वाले इस आयोजन में बीजेपी विभिन्न जगहों पर चिकित्सा शिविर लगाएगी, जहां बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। साथ ही झुग्गी बस्तियों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। पिछले कुछ सालों में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाती रही है। सीमा पार से घुसपैठ पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए आज देश की पहली स्मार्ट फेंस परियोजना की शुरुआत की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर में इस परियोजना की शुरुआत करेंगे। परियोजना की शुरुआत में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कठुआ, सांबा और जम्मू जिले में 5-5 किलोमीटर की दूरी पर 2 जगहों पर फेंस तैयार की गई है।
इस फेंस को लगाने से सीमा पार से घुसपैठ की फिराक में बैठे आतंकियों का भारत में घुसना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। फेंस में सेंसर के साथ कई अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं जो इलाके की निगरानी करेंगे, संचार और डेटा जुटाने में अहम भूमिका निभाएंगे। अगर कोई शख्स इसकी रेंज में आएगा तो तुरंत कंट्रोल रूम को इस बारे में जानकारी मिल जाएगी। साथ ही थर्मल इमेजर, भूमिगत सेंसर, फाइबर ऑप्टिकल सेंसर और रडार जैसे कई उपकरण अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। कोहरा हो, बारिश हो या फिर धूल भरी आंधी, ये उपकरण हर मौसम में 24 घंटे सीमा निगरानी में इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके साथ ही गृहमंत्री राजनाथ सिंह उच्च स्तरीय बैठक करके सीमा इलाकों में जमीनी स्तर पर सुरक्षा हालात की जानकारी लेंगे। इसके अलावा सीमा सुरक्षा और अन्य मसलों की समीक्षा भी की जाएगी। राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर दौरा 1 दिन का होगा। वहीं जम्मू कश्मीर में शहरी निकाय चुनाव के बाद पंचायत चुनाव का भी बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने रविवार को पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव 9 चरणों में कराए जाएंगे जो 17 नवंबर से शुरू होंगे और 11 दिसंबर तक चलेंगे। 9 चरणों के तहत नवंबर में 17, 20, 24, 27 और 29 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 1 दिसंबर, 4 दिसंबर, 8 और 11 दिसंबर को मतदान होगा। मतदान का समय सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक रहेगा। पहले चरण के लिए 23 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी और इस बार चुनाव में सीधे सरपंचों का भी चुनाव होगा। ऐसे में 2 तरह के मतपत्र इस्तेमाल किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी शालीन काबरा ने रविवार को पंचायत चुनाव के बारे में जानकारी दी। चुनाव प्रक्रिया 17 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। चुनाव में सरपंचों के लिए खर्च की राशि बढ़ाकर 20,000 रुपए और पंचों के लिए 5,000 रुपए निर्धारित की गई है। राज्य के 35,096 पंच निर्वाचन क्षेत्रों में करीब 58 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। डाक मतपत्रों के जरिए प्रवासी कश्मीरी पंडित भी मतदान कर सकेंगे। जिन स्थानों पर पहले बर्फबारी होती है उन स्थानों पर पहले चरण में मतदान कराया जाएगा। The election would be held in 9 phases. I'll repeat, the elections would be held in 9 phases. The date of issuance of the first phase notification in the Gazette is 23rd of October. 23rd of October. If you notice, the counting for the municipal elections has been scheduled for 20th of October, and this process is going to commence for the Panchayat elections on 23rd of October, that is Tuesday. There are about 4,500 Panchayat halkas in the state in 316 blocks. About 4,500 Panchayat halkas. There are about 35,000 punch constituencies. 35,000 punch constituencies. And the number of electors as per the draft roll is 58 lakhs. This election is going to be through ballot papers, and ballot boxes would be required. We are getting additional ballot boxes from the neighboring states, and these ballot boxes would be prepared for the purpose of the poll. There will be 2 kinds of ballot papers, because you are aware that amendments have been carried out recently where the Sarpanch has also been made directly elected. That means the voters directly vote for the Sarpanch, and therefore there will be 2 ballot papers which every voter would be marking. One would be of the Panch of the particular ward, the Panch constituency, and another one would be the Sarpanch for the Panchayat halka. 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए एक बड़ी सुविधा की शुरुआत की है। अगर कोई राजनीतिक दल या उम्मीदवार चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो वोटर उसकी सीधे शिकायत कर सकता है। आयोग ने ऐसे मामलों की सीधी शिकायत के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत के मुताबिक सी विजिल मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए मतदाता सीधे चुनाव आयोग को शिकायत कर सकता है। मोबाइल में ऐसी व्यवस्था है कि आम मतदाता भी चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का वीडियो या फोटो क्लिक करके संबंधित चुनाव अधिकारियों को भेज सकता है। आयोग का कहना है कि ऐप से फोटो या वीडियो भेजने के बाद शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत पर 100 मिनट के भीतर जानकारी भी दी जाएगी।
आयोग के मुताबिक इस मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर और चुनाव आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। आयोग का कहना है कि मोबाइल ऐप केवल उन्हीं निर्वाचन क्षेत्रों या राज्यों में काम करेगी जहां चुनाव प्रस्तावित हैं। आयोग की सोच है कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने से रोकने के लिए जनता को ताकत दी जाए। चुनाव आयोग आज और कल राजस्थान में चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेगा। राजस्थान के मुख्य चुनाव अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओम प्रकाश रावत के साथ सभी अधिकारी आज जयपुर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और राज्य के मंडल आयुक्तों, जिला चुनाव अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों के साथ भी चुनाव तैयारियों पर चर्चा करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने रविवार को एक और कामयाबी हासिल की। अंतरिक्ष केंद्र से ब्रिटेन के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह नोवा SAR और S14 का सफल प्रक्षेपण किया गया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो का अंतरिक्ष यान PSLV C42 रात 10:08 पर दोनों उपग्रहों को लेकर लॉन्च पैड से रवाना हुआ। प्रक्षेपण पूरी तरह से सटीक रहा। उड़ान के 17 मिनट 47 सेकंड बाद दोनों उपग्रह अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित हुए। जिन दो उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया गया है उनमें नोवा SAR का इस्तेमाल वन मानचित्रण, भू उपयोग और बर्फ की तह की निगरानी के लिए किया जाएगा। इसके अलावा ये उपग्रह बाढ़ और आपदा से जुड़ी जानकारियां भी मुहैया कराएगा। वहीं S14 उपग्रह संसाधनों का सर्वेक्षण, पर्यावरण निगरानी, शहरी प्रबंधन और आपदा स्थिति की निगरानी करने के काम आएगा। इसरो के चेयरमैन के सिवन ने उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के बाद इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसरो अगले 6 महीनों में प्रधानमंत्री ने इस कामयाबी के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी है। PSLV C42 mission and launched 2 customer satellites precisely into the defined orbit. That is, with respect to the 583 kilometer whatever we defined, we could achieve within 1 kilometer in one side, 3 kilometer the other side. It is in our space parlance, it is much more than excellent. It is like that. That way, I would say this is a excellent the mission, and is a very historic the mission. What the mission today it has achieved, as per the navigation system, the NAICS POD, preliminary orbit determination, the achieved orbit is 581.6. As chairman has already put it, it's only 1.4 kilometers in the perigee, that is the nearest point to the Earth, and also on the apogee, other side, it is 588.9, which is again within 3 kilometers, whereas the specification allows up to a dispersion of plus minus 20 kilometers. So this shows the very precise, accurate injection capability of the PSLV. And this is the 44th flight of the PSLV. And then we have the PSLV in its generic configuration, XL, that is the mighty version of the PSLV, and the Corolone version. And this configuration today, what we have flown is the Corolone configuration, and that was the 12th of such Corolone flight we are flying today. And with this success, it has already registered 42 successful flights, and thus the reliability also has gone above 0.97. So it was a wonderful mission. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने रविवार को स्वदेश निर्मित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल की ये दूसरी उड़ान थी जिसने मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा किया। 15 और 16 सितंबर को 2 मिशनों के तहत इस मिसाइल की अधिकतम रेंज क्षमता समेत कई अलग अलग रेंजों के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मिसाइल का परीक्षण महाराष्ट्र के अहमदनगर रेंज से किया गया। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने DRDO, भारतीय सेना और मिशन से जुड़े उद्योगों को MPATGM अस्त्र प्रणाली की दोहरी सफलता के लिए बधाई दी है। और अब उपराष्ट्रपति के 3 देशों की यात्रा से जुड़ी खबरें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत माल्टा के संबंधों को अहम बताते हुए इसे और मजबूत करने पर जोर दिया है। 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उपराष्ट्रपति कल माल्टा पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने माल्टा के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत बनाने में योगदान के लिए वहां रहने वाले भारतीय समुदाय की तारीफ की।
3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में माल्टा पहुंचने पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का शानदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर माल्टा के विदेश मंत्री ने उनकी अगवानी की। इस मौके पर माल्टा में भारत के राजदूत राजेश वैष्णव के अलावा कई और हस्तियां मौजूद रहीं। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने माल्टा में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने में योगदान के लिए माल्टा में रहने वाले भारतीय समुदाय की तारीफ की। I'm happy to note Indian community here enjoys reputation of being peace-loving and able to assimilate into local environment. You are making contribution in the socio-economic development of Malta by way of investments, knowledge transfer, philanthropic engagements, and catalyzing demand for Indian goods in their countries of settlement wherever Indian community is there. उपराष्ट्रपति ने कहा कि शेयर और केयर भारतीय दर्शन का मूल है। उन्होंने कहा कि भारत ने किसी भी काल में कभी किसी दूसरे देश पर हमला नहीं किया। उपराष्ट्रपति ने भारत में विकास की तेज रफ्तार का भी जिक्र किया। You'll be happy to know about the growth story of India. I'm happy to inform you that India is in the midst of unprecedented economic and social transformation. India's economy is growing at a steady pace, and systematic governance reforms are creating more inclusive society. The Prime Minister has given a call for reform, perform, and transformation of the nation. माल्टा के सैन एंटन पैलेस में औपचारिक स्वागत के बाद उपराष्ट्रपति का आज माल्टा की राष्ट्रपति मेरी लुइस कोलेरो प्रेका से मुलाकात का कार्यक्रम है। दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी होगी। इस दौरान कई क्षेत्रों में करार की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति का माल्टा के कार्यकारी प्रधानमंत्री और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर से मुलाकात के अलावा कारोबारियों से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। माल्टा से राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। और इससे पहले उपराष्ट्रपति ने सर्बिया यात्रा के आखिरी दिन रविवार को बेलग्रेड के नजदीक माउंट अवाला के ऐतिहासिक स्मारक का भी दौरा किया और प्रथम विश्व युद्ध में शहीद होने वाले अज्ञात योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी। ये स्मारक उन अज्ञात सैनिकों की याद में बनाया गया है जिन्होंने ऑस्ट्रो हंगेरियन से देश की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। इसे इवान मेस्त्रोविक ने बनाया था और इसका निर्माण 1938 में पूरा हुआ। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बेलग्रेड में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति के साथ गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने भी राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। माल्टा रवाना होने से पहले रविवार को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वहां की प्रधानमंत्री से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शनिवार को सर्बिया के संसद के विशेष सत्र को संबोधित किया जो दुर्लभ सम्मान का प्रतीक है। ये सर्बिया के नेशनल असेंबली का वही विशाल सभागार था जहां भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यूगोस्लाविया के विख्यात नेता मार्शल टीटो के साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करते हुए विश्व के नेताओं को संबोधित किया था। मेजबान देश के विधि निर्माताओं को संबोधित करना अपने 1 घंटे के भाषण के दौरान उपराष्ट्रपति ने उस घनिष्ठ संबंध और साझा विजन को याद किया जिसमें दोनों देशों के नेताओं ने निर्गुट आंदोलन को आरंभ करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। प्रतिभागी विकास के लिए लोकतंत्र के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने 1961 में इसी स्थान पर पंडित नेहरू की ओर से दिए गए भाषण का भी जिक्र किया। सर्बिया के कानून निर्माताओं ने खड़े होकर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का अभिवादन किया और कई बार तालियां बजाईं। It was here the first NORM summit took place in 1961. Prime Minister of India, then Pandit Jawaharlal Nehru, other world leaders of non-aligned movement addressed the NORM summit in this hallowed hall, along with the then leader of Yugoslavia, Sri Marshal Tito. Sentinels of people's welfare, relationship between India and Serbia are deeply rooted in history. From the early days of independent India, both the countries laid great emphasis on non-aligned movement and contributed much to creation of a new democratic world order, particularly for the post-colonial Third
world that challenged the concept of the bipolar world. Numerous high-level exchange of visits between both the countries during the period is a testimony to the shared belief between both of our countries. कुछ और अहम खबरें। अगर आपको भारत की सांस्कृतिक विविधता देखने का मन है तो आप राजधानी दिल्ली में चल रहे पर्यटन पर्व में इसकी झलक पा सकते हैं। 27 सितंबर तक चलने वाले इस पर्यटन पर्व का रविवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। आज रेल मंत्री पीयूष गोयल दिल्ली में अब तक के पहले भारत पर्यटन मार्ट का शुभारंभ करेंगे। देश की सांस्कृतिक विविधता की ये झलक पर्यटन पर्व में पेश की जा रही है। राजधानी दिल्ली में राजपथ पर आयोजित पर्यटन पर्व में देश भर की बेहतरीन खासियत लेकर जमा हैं हर प्रदेशों के स्टॉल। 27 सितंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन रविवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को देखने के लिए देश के लोगों को देशाटन करना चाहिए। मैं यह मानता हूं कि अपने देश के लोगों को बल्कि ज़्यादा भारत का भ्रमण करने की आवश्यकता होगी, ताकि जो भी हमारी कल्चर कितनी रिच है, कल्चरल हेरिटेज हमारी कितनी रिच है, इस बात की भी उन्हें जानकारी मिल सके। नेचुरल ब्यूटी का जहाँ तक सवाल है, नेचुरल ब्यूटी के मामले में भी भारत दुनिया में बेजोड़ है। देश के कई बड़े शहरों में भी पर्यटन पर्व के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारत में पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है और दुनिया में 7% बढ़ोतरी के मुकाबले भारत में पर्यटन क्षेत्र में 14% की बढ़ोतरी हुई है। सरकार का मकसद आने वाले 3 सालों में पर्यटन में 2 गुना इजाफा करने का है। इसी के तहत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन पर्व का आयोजन हो रहा है। हमारा ऑब्जेक्टिव है भारत निवासी भारत को देखना है। ये हमारा प्राइम मिनिस्टर का एक्सोर्टेशन है। हमारा बाहर भी जाओ, इंडिया का बाहर भी जाओ, बट लेकिन भारत भी देखना है। यह है हमारा ऑब्जेक्टिव। अभी तो दिल्ली में ये प्रोग्राम हो रहा है। हमारा सारा स्टेट्स में 29 स्टेट्स में हो रहा है, यूनियन टेरिटरीज में हो रहा है। हमारा लास्ट ईयर में 1100 प्रोग्राम्स था। इस साल में 3500 प्रोग्राम्स हो रहा है। इस मौके पर सरकार ने कुछ इमारतों के रखरखाव का जिम्मा भी निजी कंपनियों को सौंपा। सरकार ने पिछले साल ही स्मारक मित्र योजना शुरू की थी, जिसके तहत कंपनियां CSR के जरिए जन सुविधाओं का विकास और रखरखाव का काम करती हैं। नौ विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी समेत कई महत्वपूर्ण शख्सियतों ने शिरकत की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को रविवार को देश के प्रतिष्ठित कवियों ने याद किया। काव्यांजलि नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में कविता के माध्यम से दिवंगत प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी गई। मंजिल की धुन में राह के मंजर निकल गए, फूलों के गांव आए तो छूकर निकल गए। कुछ लोग जिंदगी का अर्थ ढूंढते फिरे, कुछ लोग इसे शान से जीकर निकल गए। इस मौके पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अटल जी की हृदय की विशालता और कूटनीतिक कौशल का जिक्र किया। पहला अवसर था कि जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो 2003 में जब चीन की राजधानी बीजिंग गए थे, तो उस समय चीन ने यह घोषणा की और कहा अब चीन सिक्किम पर कभी दावा पेश नहीं करेगा। सिक्किम का भारत में विलय हो चुका है और सिक्किम चीन का नहीं है बल्कि भारत का है। पहली बार उसने अपना दावा छोड़ दिया। यह कूटनीतिक कुशलता होती है, इसे डिप्लोमेटिक स्किल कहते हैं अंग्रेजी में। यह आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी। कार्यक्रम में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी शिरकत की। उन्होंने अटल जी की आत्मीयता और उनकी सकारात्मक सोच को खूबसूरत अंदाज में पेश किया। उन्होंने कहा कि अटल जी सिर्फ राजनेता ही नहीं बल्कि हिंदी जगत के प्रकाश पुंज और पुरोधा थे। 16 अगस्त की शाम को जब अटल जी के निधन का समाचार आया तो अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग प्रतिक्रियाएं। किसी ने कहा एक वरिष्ठ राजनेता चला गया, किसी ने कहा एक सफल राजनयिक चला गया, किसी ने कहा अद्वितीय वक्ता चला गया। लेकिन संपूर्ण हिंदी विश्व ने, संपूर्ण हिंदी जगत ने कहा हिंदी का पुरोधा चला गया।
और पूरे विश्व के सभी कवियों ने कहा हमारी बिरादरी का एक साथी चला गया। अटल जी की याद में आयोजित काव्यांजलि कार्यक्रम दिल्ली के अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया। इस दौरान अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का सभागार खचाखच बीजेपी कार्यकर्ताओं से भरा हुआ नजर आया। पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी का निधन 16 अगस्त को 93 साल की उम्र में हो गया था। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। वाद विवाद के जरिए एक दूसरे के विचारों को जानने और उसे समझने की कड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज 3 दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के विज्ञान भवन में किया जाएगा। कार्यक्रम की थीम भविष्य का भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दृष्टिकोण है, जिसके लिए विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस व्याख्यान श्रृंखला के दौरान कई विषयों पर संवाद किया जाएगा। कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत, आरएसएस संगठन, उसकी विचारधारा, देश की वर्तमान स्थिति और भविष्य के मुद्दों पर संवाद किया जाएगा। संघ के इस तरह के कार्यक्रम का पहली बार आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी के बीच संवाद कायम करना और वैचारिक छुआछूत को खत्म करना है। और बात खेलों की। तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित अहमद कोमर टूर्नामेंट में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है। महिला मुक्केबाज सिमरनजीत कौर, मोनिका और भाग्यवती कचारी ने इस्तांबुल में आयोजित टूर्नामेंट में अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। सिमरनजीत ने 64 किलोग्राम भार वर्ग में तुर्की की सेमा कालिस्म को हराकर खिताब अपने नाम किया। मोनिका ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में तुर्की की आयसे केगिरर को हराकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाग्यवती ने 81 किलोग्राम वजन वर्ग में मेजबान देश की सलमा काराकोयुन को हराया। पिता की मौत भी जिसका हौसला नहीं तोड़ पाई, उसका नाम है पिंकी बलहारा। जी हाँ, मुश्किल हालात के बावजूद पिंकी ने खुद को लक्ष्य से भटकने नहीं दिया और 18वें एशियन गेम्स में पहली बार शामिल खेल कुराश में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। 19 साल की पिंकी बलहारा दिल्ली के नेबसरा इलाके में रहती हैं। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि रजत पदक तक का सफर आसान नहीं था। आप पिंकी हमें बताइए कि क्या एशियन गेम्स में भारत के लिए कुराश में सिल्वर मेडल दिलवाना ये आसान था? ये बिल्कुल इजी नहीं होता। सबको बस एक लास्ट में जो मेडल दिखता है बस वही दिखता है, उसके पीछे का स्ट्रगल या कुछ भी नहीं दिखता है कि मतलब कि उसने क्या किया होगा क्या नहीं, मतलब उनके घर में क्या मतलब तकलीफ़ें आई होंगी। तो ये आसान बिल्कुल भी नहीं था। और कुराश पहली बार एशियन गेम्स में लॉन्च हुआ है तो किसी को पता नहीं था कि कौन क्या टीम आने वाली है, ज़्यादा कोई जानता भी नहीं था मतलब कुराश को। तो अब हमारे 2 मेडल आए हैं कुराश के अंदर, एक ब्रॉन्ज और सिल्वर 52 kg में। क्या पता इस कुराश का अब आगे नाम बढ़ जाए ज़्यादा। शायद हमारे दर्शकों को ये पता नहीं होगा, पिंकी जब एशियन गेम्स की जब तैयारी कर रही थी तो उनके परिवार में क्या घटना घटी थी और भारत के लिए सिल्वर मेडल दिलवाना क्या वो सच में कितना संघर्षपूर्ण था, ज़रा उस कहानी के बारे में बताइए हमें। एशियन गेम्स जाने से पहले जकार्ता मेरे घर में 3 लोगों की मौत हुई थी। पहले मेरे बुआ के लड़के की हुई थी, फिर उसके बाद मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, फिर उसके बाद मेरे दादा एक्सपायर हुए थे। तो जो पापा होते हैं वो अपनी बेटियों से ज़्यादा अटैच होते हैं, तो ऐसे ही मैं अपने पापा से बहुत अटैच थी। तो जब मेरे पापा गए तो मतलब मेरे लिए एक स्ट्रेंथ चली गई थी मेरी। तो मुझे सीनियर नेशनल के लिए जाना था तो मैं रोती रहती थी, प्रैक्टिस करती रहती थी। तो जो मेरे कोच है समुंदर टोकस, जो कि मेरे मामा भी हैं, वो मेरे को बोलते थे कि तेरे पापा बोलते थे कि भाई तू बहुत तगड़ी प्लेयर बनेगी, या पिंकी मेरा नाम करियो कि भाई ये मुकेश की लड़की है। मतलब आज हमारे गांव में मेरे पापा के उससे जानते होंगे कि भाई मुकेश की लड़की है, देख उसने क्या किया, ये वो। बस मैं ये दिन देखना चाहती थी और मैं ये नहीं चाहती कि इस मेडल के बाद मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाऊं या मतलब हवाबाजी जो बोलते हैं कि हवाबाजी करने लग जाऊं। सर मेडल एक बार सबका आ जाता है, क्या पता कभी लक से आ जाता है, कभी किसी चीज़ से, लेकिन उसको मेंटेन रखना या उस परफॉर्मेंस को अप करना वो प्लेयर के हाथ में होता है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं मतलब जो सीढ़ी मैंने चढ़नी स्टार्ट किया मैं नीचे जाऊं उस सीढ़ी से, बस ऊपर चढ़ती जाऊं। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में इतना ही। जाते जाते एक नज़र देश भर में मौसम के हाल पर और ब्रेक के बाद देखिए सारा जहां। नमस्कार।